राकेश काफी सिंपल और सीधा लड़का था, लेकिन उसकी बीवी वनिता उसके तो शौक ही निराले थे। सुनो ना राकेश, पिज्जा खाते वक्त एक फोटो लेते हैं। और ये टैग कर दिया उन सहेलियों को जो मुझसे जलती हैं। दोनों पिज्जा खाकर घर आते हैं, जहां राकेश कहता है, वनीता यार 2 रोटी बना दो ना, मेरा ये फालतू की चीजों से पेट नहीं भरता। ओ, मैं बहुत थक गई हूँ, खुद ही बना लो ना। अरे मेरी कमर। ये क्या बात होती है वनीता, मैं भी तो ऑफिस से थक कर आया था, लेकिन तुम्हारे बोलने पर मैं तुम्हें पिज्जा हट लेकर गया ना। अरे यार, तुम तो हर बात पर शुरू हो जाती हो। अरे भूख लगी है तो ब्रेड खा लो ना। वनीता राकेश के लिए बिना खाना बनाए सो जाती है। कहाँ फंस गया, इससे तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगले दिन वनीता की फोटो उसकी सहेलियां देखती हैं और फोन करती है। यार वनीता, कितनी लकी है यार, तेरा पति ऑफिस की बाद तुझे घुमाने ले जाता है, पिज्जा खिलाता है। और वाह यार, तेरे कपड़े तो अमेजिंग लग रहे हैं। हाँ यार, हम तो हर वक्त पार्टी मोड में ही रहते हैं। हाँ यार, मैं तो कितना भी बाहर खा लूं, इनको घर आकर घर का ही खाना चाहिए होता है। मैं तो यही सोचकर कहीं नहीं जाती कि घर में आकर खाना बनाना है तो घर में ही खा लो। अरे क्यों बाहर जाना। हाँ ये भी सही है। अच्छा चल, मैं फोन रख रही हूँ, फिर बात करती हूँ। वनीता फोन रख देती है। चलो यार, आज मूवी की टिकट करवा लेती हूँ। कल पिज्जा, आज मूवी। देखने वालों को तो आग लग जाएगी, आग। जब राकेश घर आता है, वनीता बहुत थक गया हूँ, कल ऑफिस वक्त पर पहुंचना है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने मूवी टिकट बुक की है। चलो मूवी देखने चलते हैं, रात 1 बजे तक आ भी जाएंगे। अरे यार तुम सोच भी कैसे सकती हो, आज वीकेंड भी नहीं है, कल मेरा ऑफिस है। ओफो, मेरे भाई को देखो, सारा सारा दिन बाहर मार्केटिंग का काम करता है, लेकिन भाभी के सामने जरा सा मुंह नहीं बनाता। देखो यार, हम दोनों के काम में अंतर है। वैसे भी वनीता, मुझे अच्छा नहीं लगता जो बार बार तुम इस तरह से करती हो। मैं अलग हूं, किसी से कंपेयर मत किया करो मुझे, समझी। एक दिन, ओहो, ये पूजा कहाँ गई है? बड़ी फोटो लगा रखी है इसने, फोन करके पूछती हूँ। अरे पूजा, इंस्टा में फोटो तो बड़ी जोरदार डाली है, कहाँ गई थी? पूजा, जो वनीता की तरह ही दिखावे में विश्वास रखती है, वो कहती है, हम ना गोवा गए थे, वहां डब्ल्यू होटल में रुके थे, एक दिन का 1 लाख रुपया लगता है। हाँ अच्छा। अरे यार, तेरी जींस भी बहुत अच्छी लग रही थी, बस फटी थी थोड़ी सी। ओहो वनीता, तुम तो थोड़ा फैशन अपडेट रहा करो, आजकल तो फटी जीन्स का ही फैशन है। जितनी जीन्स फटी होगी उतनी ही महंगी होगी, रैग बोलते हैं इसे। खैर चलो यार, मैं ना जरा क्लब जा रही हूँ, मेरे पति पीछे लगे हैं कि चलो चलो। वनीता फोन रखती है। हाँ, शौफ की दुकान, जैसे जानती नहीं हूं मैं, जो दिखता है वो होता नहीं। अब मेरे पति को ही देख लो। वैसे ये रही मेरी जींस, मैं भी थोड़ा कैंची से काट देती हूँ, घर पर पहनकर देखती हूँ, ठीक लगे तो ठीक, वरना कपड़े वाले को देकर बर्तन ले लूंगी। तभी राकेश ऑफिस से थका आता है। ओहो, ये क्या पहना है वनीता, जाओ जाकर कपड़े बदलो। ये फैशन है राकेश, जींस जितनी फटी उतनी महंगी। अब किसका सोशल साइट देख लिया तुमने जो नकल पर उतर आई? वो मेरी दोस्त है ना, जो मुंबई में रहती है, पूजा, उसका। अरे वो मुंबई में रहती है, तुम इलाहाबाद में रहती हो, फर्क है ना वनीता, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। अरे पता नहीं तुम खुद को क्या समझते हो यार, फैशनेबल कपड़े अभी पहन लूं, कल को तो बूढ़ी हो जाऊंगी, तब थोड़ी ना अच्छे लगेंगे ये सब कपड़े। देखो राकेश, हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। हाँ लेकिन वनीता, घर में कायदे के कपड़े तो पहना करो। हाँ हाँ ठीक है,
अ, अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि मेरे कॉलेज के दोस्तों ने कल पार्टी रखी है, तो शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है। अगली शाम पार्टी में वनीता सूट पहन कर आती है, बहुत अच्छी लग रही हो वनीता। लेकिन तभी वनीता के कॉलेज का दोस्त देवेश आ जाता है। हाय ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लगती थी तुम कॉलेज में। कहाँ शादी के बाद पूरी आंटी लगने लगी हो। हेलो, हाय, मैं हूँ आंटी का पति। तुम कौन? वो हाय हाय, हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। ओह ओके, तो अब तुम्हें वनीता आंटी लगने लगी है, क्यों? वैसे आपकी बीवी कहाँ है, मैं भी तो देखूं। अब वो एक्चुअली ना वो घर पर रहती है। राकेश मुस्कुराकर वहां से चला जाता है, लेकिन वनीता सबके साथ बातें करते करते फिर देवेश से ही बातें करने लगती है, जो राकेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर आकर, ये मैंने कर दी सारी फोटो पोस्ट। पता है, यहाँ के रिश्तेदार तो फोटो देखकर जल जाएंगे। लड़के लड़कियां सभी है पूरे ग्रुप में। वनीता, मुझे तुम्हारा यूं कॉलेज के लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि पुराने ख्यालात का हूं मैं, लेकिन वो लड़का तुम्हें भड़का रहा था। अरे क्या गलत बोल रहा था? सही तो कह रहा था कि शादी के बाद मैं पूरी आंटी लगने लगी हूँ। अरे तो एक्सरसाइज करो, खाने में कंट्रोल करो और स्लिम हो। कोई सूट पहनकर आंटी नहीं बन जाता। हाँ हाँ, अब तो मेरे खाने पर भी तुम्हारी नजर रहती है। अरे मेरे तो भाग्य ही खराब थे जो तुमसे शादी हुई मेरी। यही तो गलती है तुम्हारी, हर बात पर शादी को कोसने लगती हो। जरा सोचो, खुले विचार कहाँ होते हैं जहां वैसी परवरिश होती है। हम लोग सिंपल घरों के लड़के हैं, सिंपल लड़की के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सिंपल नहीं हूं मैं। तभी वनीता के मोबाइल में मैसेज आता है। वाह यार, तू और तेरे पति के बीच कितना प्यार है, साफ दिख रहा है यार। कितना समझते हो तुम दोनों एक दूसरे को। मेड फॉर ईच अदर, लव यू। हाँ, अब ये मैसेज किसी मजाक से कम नहीं है, बड़ा प्यार है। अरे ये सब तो दिखावा है बस। तभी डोरबेल बजती है और वनीता की छोटी बहन अपने पति के साथ आती है। अरे वाह साली साहिबा, क्या बात है, साड़ी भी पहन दी है आप। अरे जीजू, मैं अब पहनने लगी हूँ। इनको मेरे ऊपर साड़ी ही अच्छी लगती है। पता है जीजू, अब तो मुझे इंडियन वेयर बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जो इनकी पसंद वो मेरी पसंद। अच्छा जी, क्या बात है? तभी तेरी कोई पिक सोशल मीडिया में नहीं है, क्योंकि साड़ी में थोड़ी ना आंटी जी बनकर तू फोटो डालेगी। अरे नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं है, वक्त ही नहीं मिलता। जहाँ भी हम जाते हैं उस जगह को देखने में मस्त हो जाते हैं, तो फोटो डालने की सोचते भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम दोनों एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करते हैं, क्यों? वनीता उन दोनों को देखकर सोचती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं खाने के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। दीदी, मैं भी चलती हूँ किचन में आपकी मदद के लिए। तू और तेरा पति कितने खुश हैं यार, लेकिन क्या फायदा, लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम लोग लाइफ को इतना एंजॉय करते हो। अरे कोई तो फोटो डाला कर सोशल साइट पर। दीदी, हम खुश हैं तो एक दूसरे के लिए है ना, कि किसी को दिखाने के लिए। मैं तो आपको भी कहूंगी कि झूठा दिखावा करने से अच्छा है कि आप जीजू को खुश रखो, उनको समझो जैसे वो आपको समझते हैं। कौन सा जिंदगी हम दूसरों के लिए जीते हैं दीदी। वनीता को बहन की बात समझ में आ जाती है और फिर वो और राकेश सच में लाइफ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन खुद के लिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए। हमारे समाज में ये साफ है कि अगर बेटा कुछ नहीं करता है तो शादी कर दो, लेकिन शादी के बाद क्या होता है देखिए। परेशान करके रख दिया इस लड़के ने, समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। भाभी, आप ऐसा क्यों नहीं करती? ब्रिजेश की शादी करवा दीजिए। शादी के बाद ना हर लड़का सुधर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी जो आ जाती है। अरे कौन लड़की शादी करना चाहेगी ऐसे बेरोजगार लड़के से?
वैसे भी शादी ही हो जाए यही सही है, हमारा सर दर्द तो खत्म हो, फिर तो वही समझे जिसका ये दामाद बनेगा। और कर भी क्या सकते हैं, बेटी का पति है तो पालेगा ही। वैसे बोले तो भाभी, मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत ही सुंदर और मेहनती। आपका ही तो बात चलाऊं? मुझे तो लगता है कि शादी के लिए मान भी जाएंगे। अरे नेकी और पूछ पूछ, ठीक है बात कर लो एक बार, हो जाए तो हम भी गंगा नहा ले, वरना तो इसकी शक्ल देखने का मन नहीं करता। ऐसे ही बुआ ब्रिजेश की शादी की बात चलाती है और लक्ष्मी के घर वाले मान भी जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी की शादी हो जाती है ब्रिजेश के साथ। शादी के बाद, माँ जी ये मार्केट से कुछ सामान लाना था। अरे ब्रिजेश को दे देना, वो ले आएगा, वैसे भी उसको कुछ काम तो है नहीं, यही कर लेगा, पड़ा ही रहता है फालतू। माँ जी लेकिन इनको पता भी होगा, कहीं कुछ गलत चीज ले आए तो। अरे फिक्र मत कर, कुछ गलत नहीं लाएगा। भाभी इस बेरोजगार को ऐसी चीजों का काफी एक्सपीरियंस है, और वैसे भी आप खुद ही सोच लो, नौकरी तो करता नहीं, घर पर बैठकर क्या करेगा, इसीलिए मम्मी इसे ऐसे काम करने को दे देती है। अब जो आदमी नौकरी नहीं करेगा उसको घर के काम ही तो करने पड़ेंगे ना। लक्ष्मी को ये सब सुनकर बुरा लगता है। अगले दिन, आपके घर वाले बाहर वाले, इनकी बात सुननी आपको अच्छी लगती है क्या? आप कोई नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना ही कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, और माँ इसके लिए तैयार नहीं होती, कहती है बहुत पैसा खर्च होगा, क्या पता चले ना चले। आप लोगों ने तो कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। अगर आपको अपना ही कोई बिजनेस शुरू करना है तो मैं आपकी मदद करूंगी। क्या सच्ची में? लेकिन कैसे? देखिए आपको पैसों की जरूरत है ना, आप कुछ पैसे माँ जी से मांगी, कुछ पैसों का इंतजाम मैं करती हूँ। शाम को ब्रिजेश अपनी माँ से पैसों की बात करने के लिए जाता है। ब्रिजेश की माँ पड़ोस की औरतों से बात कर रही होती है। माँ आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोल ना, यहाँ कौन सा कोई पराया बैठा है, सब अपने ही तो है, बोल क्या बात है। बोलिए ना, आप चुप क्यों खड़े हैं? अब माँ मैंने अपना एक बिजनेस शुरू करने का सोचा है, लेकिन क्या? माँ जी उसके लिए थोड़े पैसे लगेंगे, अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे, लगता है इसका अभी तक बिजनेस का भूत उतरा नहीं। तुम्हारे ऊपर पैसे लगाने से अच्छा है कि मैं पैसों को आग लगा दूं। अरे नौकरी कर जाकर। लगता है ब्रिजेश ने काम करने का मन बना लिया है। मैं तो कहती हूँ जो बोल रहा है करने दो, कहीं बाद में मन बदल गया तो। अरे कुछ नहीं, ये बस पैसे खर्च करवाएगा, बिजनेस करना इसके बस की बात नहीं, उसके लिए दिमाग चाहिए। बोल तो तुम सही रही हो, बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं, और वैसे भी कौन जाने बिजनेस चले भी या नहीं। अरे कैसी बीवी है जो पति को नौकरी के लिए भी नहीं बोल सकती। बहू तो अंदर जा और बाकी का काम कर। रात को तुमने देखा ना, तभी माँ से मैं इस बारे में कोई बात नहीं करता था। तुमने देखा उन्होंने कैसे एकदम से मना कर दिया, उन्होंने इसके बारे में एक बार सोचा तक नहीं, बस सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। माँ जी को ऐसे बिना सोचे मना नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके मना कर देने से कुछ नहीं होता। तो क्या करेंगे लक्ष्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिना पैसे लगाए हम कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, शादी के वक्त में जो गहने पहन कर आई थी उसको गिरवी रख देते हैं, इससे हमारे पैसों की परेशानी ठीक हो जाएगी। पैसों के लिए तुम्हारे गहने गिरवी रखना, मुझे ये ठीक नहीं लगता। ये गहने तुम्हारे माँ बाप ने कितने प्यार से दिए थे, और फिर माँ भी तो सच्ची कहती है, पता नहीं काम चले ना चले। लो जी, पहले ही सोच लिया कि नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है कि आप मुझे इससे 2 गुने गहने बनवा कर देंगे ना? जरूर, तुम्हें विश्वास है तो जरूर काम चलेगा, लेकिन अगर नहीं चला तो? अरे तब की तब देख लेंगे। अब ये करते हैं कि काम के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ महीनों बाद ब्रिजेश का कंप्यूटर कोचिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाता है। तुम दोनों ने इसमें पैसे लगाकर बना तो दिया, लेकिन ये चलेगा नहीं चलेगा इसका भी कुछ पता है। अगर ना चले तो रोना धोना मेरे सामने ना करना। बहू तू तो समझदार थी, ऐसा काम करेगी मैंने सोचा नहीं था।
तेरे गहने पर मेरी नजर थी कि मेरी बेटी के काम आएंगे, लेकिन तू। अरे रहने देना माँ, पैसों से सिर्फ सामान आता है। अब भाई तुम अपने स्टूडेंट्स भी भाभी के पैसों से खरीद के लाना। पता नहीं खोटे सिक्के पर कोई भरोसा करेगा भी या नहीं। माँ जी और मेरी प्यारी ननद, जब हम दोनों मिलकर इतना कुछ कर सकते हैं तो मुझे ये भी यकीन है कि हमारा कोचिंग सेंटर भी अच्छे से चलेगा। और नहीं चला तो आप लोगों का तो वैसे भी कुछ नहीं जाएगा। हाँ माँ, मैं इस कोचिंग सेंटर को खूब अच्छे से चलाऊंगा। मैं लक्ष्मी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे देखते हैं लक्ष्मी सच में तेरी जिंदगी की लक्ष्मी है या सिर्फ नाम की। इतने में आस पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं। बधाई हो ब्रिजेश की माँ, आपके बेटे ने कोचिंग सेंटर खोल दिया। इस सेंटर को देख मेरा बेटा भी यहाँ आने की जिद कर रहा है। कहता है मुझे भी कंप्यूटर सीखना है। अब कोचिंग यहाँ खुलने से मैं निश्चिंत हूँ, उसे कंप्यूटर सीखने कहीं दूर नहीं जाना होगा। अरे ये तो बहुत अच्छा है, खुलने से पहले ही बच्चे आना शुरू हो गए। छोटू से कहना अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले आए। हाँ हाँ क्यों नहीं, उसने अपने दोस्तों को भी बता रखा है। तो आप छोटू को परसों से भेज देना, परसों से कोचिंग सेंटर खुल जाएगा। 1 महीने बाद। माँ देखो, मैं अपनी पहली कमाई से आपके लिए ये साड़ी लाया हूँ, और ये तुम्हारे लिए लक्ष्मी। और वो कहाँ है? इसका सामान मैं उसके कमरे में रख कर आता हूँ। माँ जी देखिए, आज ये कितने खुश लग रहे हैं। इतना खुश आज से पहले मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। हाँ, नया नया शौक है। खुश क्या दिखेगा जब सारा दिन सोता रहता था। पता नहीं तेरे बाप ने क्या देखा, पर हमें क्या। मेरे पापा ने इनकी डिग्री और ये देखा कि इन्होंने पढ़ाई के लिए कभी आप लोगों से पैसे नहीं लिए। देश की सबसे अच्छे कॉलेज से स्कॉलरशिप से पढ़ाई की। माँ जी ये नौकरी नहीं करना चाहते थे, ये तो आप भी जानती थी। शादी से पहले ही मुझे इन्होंने सब कुछ बता दिया था और मुझे इन पर विश्वास था। हाँ माँ, लक्ष्मी के विश्वास ने ही मुझे फिर से खड़ा किया, वरना मैं तो कुछ नहीं था। मैं तो कहता हूँ कि बीवी हो तो। कामना जी अपने बेटे अमित के लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन कामना जी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। उन्हें अपने लिए एक बहुत ही सुंदर बहू चाहिए थी। और फिर एक दिन कामना जी की पड़ोसन ममता उनके घर आई। अरे क्या हुआ कामना जी, अभी तक अमित के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आई क्या? अरे क्या बताऊं ममता बहन, इतने रिश्ते देखे, किसी लड़की में कुछ पसंद नहीं आता तो किसी में कुछ। लेकिन आप ये तो बताइए कि आपको कैसी बहू चाहिए? अब मेरे बेटे अमित को एक सुंदर बीवी चाहिए, और मुझे ऐसी बहू जो बहुत ही सुशील हो। अब मेरा मतलब घर के कामकाज करने में पूरी तरह से एक्सपर्ट। लेकिन कामना जी आजकल की लड़कियां कहाँ घर के कामकाज करती है, और फिर लड़की सुंदर भी हो, घर के काम जानती भी हो। भाई ऐसा तो बहुत मुश्किल से मिलता है। वही तो सबसे बड़ी परेशानी है, लड़कियां देख देख कर थक गई हूँ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर मेरे बेटे की शादी होगी कैसे? वैसे कामना जी, मेरे पति के एक दोस्त है, उनकी बेटी माही बड़ी खूबसूरत है और घर के काम काज भी अच्छी तरह जानती है। आप कहे तो बात करूं उससे? अरे हाँ, क्यों नहीं, आप कह दीजिए, हम तो कल ही लड़की देखने जाने को तैयार हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं घर जाकर बात करती हूँ। चलिए तो अभी चलती हूँ मैं। 2-3 दिन के बाद कामना जी ममता के पति के दोस्त की बेटी को देखने के लिए उनके घर जाती हैं। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते बेटा, कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, ये सारी मिठाइयाँ हमारी माही ने खुद अपने हाथों से बनाई है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल की लड़कियों को ये सब करना कहाँ आता है। लेकिन हमारी माही को तो ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। अमित बेटा, तुम भी माही से बात कर लो, वो तुम्हें पसंद तो है ना? आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है कि मुझे तो देखते ही पसंद आ गई। उसे भला कोई नापसंद कैसे कर सकता है? अब बस माँ को पसंद आ जानी चाहिए। अरे अमित बेटा, माही इतनी सुंदर है, ऊपर से घर के कामकाज में इतनी एक्सपर्ट है, कितनी बढ़िया मिठाई बनाई है। मुझे तो लगता है कि यही मेरे घर की बहू बनने के लायक है। इसके बाद अमित और माही का रिश्ता पक्का हो जाता है
और शादी के बाद माही अपने ससुराल यानी कि कामना जी के घर रहने के लिए आ जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद सुबह के 9 बजने वाले हैं। ये माही अभी तक अपने कमरे में ही सो रही है। उसकी माँ तो कह रही थी कि उसे घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। तभी माही अपने कमरे में से नींद से उठकर आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, कैसी है आप? अरे माही बेटा, ये भी कोई सोकर उठने का वक्त है? 9 बजे हैं। घर का सारा काम कौन करेगा? घर का काम? लेकिन मम्मी जी वो तो नौकर चाकर करेंगे ना, मैं थोड़ी ना घर का काम करूंगी। मैंने इसलिए थोड़ी ना शादी की है। हाँ मम्मी, माही घर की नई नई बहू है, आप कम से कम उसे घर के काम करने के लिए तो मत कहिए। अरे वाह बेटा, शादी होते ही तेरी तो जुबान बदल गई, बीवी की तरफदारी करने लगा। अब नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, माही मुझे इसीलिए बहू के रूप में पसंद आई थी क्योंकि वो सुंदर होने के साथ साथ घर के काम करना भी पसंद करती है। आपसे किसने कहा कि मुझे घर के काम करना पसंद है? अरे, जब हम तुम्हें देखने तुम्हारे घर आए थे तो तुम्ही ने तो कहा था ना कि इतनी सारी मिठाइयाँ तुमने खुद बनाई है और तुम्हें घर के काम करना पसंद है। अरे मम्मी जी, मिठाइयाँ बनाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सुबह से शाम तक बस किचन में ही काम करती रहती हूँ। वो तो मैंने हमारे घर की कुक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। मैंने कौन से सारा दिन किचन में खड़े होकर मिठाई बनाई है? तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि सारी मिठाई तुमने बनाई है? ओहो मम्मी जी, क्योंकि मैंने हमारी कुक को सारी रेसिपी अपने मुंह से बोलकर बताई थी, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मिठाई मैंने बनाई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा। अरे मम्मी, अब मेरी और माही की शादी हो चुकी है और ये कोई धोखा वोखा नहीं है। वो मेरी पत्नी है और आपकी बहू। कुछ दिनों के बाद ममता कामना जी के घर आती है। और कामना जी, कैसी हैं? कैसी है आपकी बहू? अब तो आपको आराम हो गया होगा, माही सारे काम कर लेती होगी ना? अरे ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। आपने भी मुझसे झूठ बोला। अरे राम राम राम, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अरे आप ही ने तो कहा था ना कि माही को घर के काम करने का बहुत शौक है, बहुत सुंदर और सुशील लड़की है। अरे तो इसमें मैंने गलत कब कहा? क्या माही दिखने में खूबसूरत नहीं? अरे वो तो है, लेकिन सुबह 9 बजे तक सोती है। अरे हमारी बहू रानी घर के काम करने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अरे कामना जी, क्यों परेशान होती हैं? नई नई बहू बनी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे रहने दीजिए ममता बहन, आपकी बातों में ही आकर मैंने अपने बेटे का रिश्ता माही के साथ कर दिया। मेरा बेटा तो बहुत खुश है कि उसे इतनी सुंदर बीवी मिल गई, लेकिन एक सुंदर और सुशील बहू पाने का मेरा सपना तो अधूरा ही रह गया ना। ओहो, आप गलत सोच रही हैं। आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे बहन जी, माही आपकी बहू है, कोई दुश्मन तो है नहीं। अब अगर आप उसे थोड़ा प्यार से समझा कर कुछ कहेंगी, प्यार करेंगी, तो देखना जैसे आप कहेंगी ना वैसा ही वो करेगी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा ठीक है, चलिए, आपको अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो अभी देख लेते हैं। अभी? लेकिन अभी क्या करने जा रही हैं आप? मैं नहीं, आप करने जा रही हैं। जरा प्यार से अपनी बहू को आवाज देकर यहाँ बुलाइए और बेहद प्यार भरी आवाज में कहिए कि वो 2 गिलास पानी लेकर आए। अरे वो नहीं लाने वाली, अपने कमरे में पड़ी पड़ी टीवी देख रही होगी। अरे एक बार कहिए तो सही कामना जी। माही, माही बेटा, जरा 2 गिलास पानी लाओगी? माही हाथ में पानी का गिलास लेकर वहाँ पर आ जाती है और बड़े प्यार से कहती है, ये लीजिए मम्मी जी, आपने पानी मंगवाया था ना? बेटा, ये ममता जी ना मेरी बहुत अच्छी सहेली है, क्या तुम इनके लिए चाय नहीं बनाओगी? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी आंटी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। माही के जाने के बाद मैंने कहा था ना, आपकी बहू सुंदर और सुशील है,
बस थोड़ा आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। हाँ, मुझे भी आपकी बात सही लग रही है। जब मैंने उसे प्यार से कहा तो कितनी जल्दी जल्दी उसने सारा काम कर दिया। काम ना बहन, होता क्या है ना, हम अपनी बहुओं पर ऑर्डर चलाते हैं। ये नहीं समझते कि वो आजकल की लड़कियां हैं, किसी की नहीं सुनने वाली। पर अगर हम अपनी बहू से थोड़ा प्यार से बात करें, उसे बेटी की तरह प्यार दिखाएं, तो हर बहू सुंदर होने के साथ साथ सुशील बहू भी साबित हो सकती है। समझी ना? हाय बेचारी बहू। सरिता की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति रोहन उसे बहुत प्यार करता है। घर में उसकी सास शांति और ननद मीनाक्षी भी है, जो सरिता के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन फिर भी सरिता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेचारी बहू वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाय में? हाय हाय माँ जी, मैंने तो उतनी ही मीठी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है। माँ जी, आपको तो मेरे हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती। जब देखो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती हो। अरे बहू, तू एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू रोज चाय खराब बनाती है? सरिता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तेरा मूड कैसा है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे ससुराल में। अरे क्या बताऊँ माँ, यहाँ तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे 4 बातें सुना दी। बेटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, वो बड़ी है ना तुझसे। माँ ने इतना समझाया, लेकिन इस बात का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बेचारी बहू की छवि वो बदलना ही नहीं चाहती। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सरिता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आज आप ऑफिस से आने के बाद मुझे लेकर चलना ना। भाभी, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है। आप दोनों जा ही रहे हो तो मेरी किताबें भी ले आना। लो, अभी तो बात ही की है बाजार जाने की, तो एक फरमाइश आ गई। माँ जी, आप भी बता दो कुछ, और हाँ, मोहल्ले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहते हो तो। बेचारी मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रह गया और वो गुस्से में बोला, सरिता, क्या हो गया है तुम्हें? मीनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है। तुम्हें मीनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो उससे अभी। क्या? मैं माफी मांगू? दिन भर आपके घर के काम करूं मैं, आपकी और आपके घर वालों की बातें सुनूं मैं, और अब माफी भी मैं मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही है? और क्या करूंगी भाभी जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी, लेकिन तुम तो बिजी लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। और क्या करूं भाभी जी, जब से शादी होकर आई हूँ ना, बस काम ही कर रही हूँ, और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता। पति है जो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ननद को तो कॉलेज से फुर्सत नहीं। बची सास तो उनका सारा समय मेरी गलतियां निकालने में लग जाता है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता? तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती फिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो, पूरा घर तुम्ही ने संभाल रखा है। हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या कहती है? सच्ची तो कहती है। मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सबसे कहा, कल हम सबको मौसी जी के घर जाना है, उनकी बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और सरिता, तुम कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबह शाम सबकी बुराई करती फिरती हूँ।
आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी के पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो। अरे बस बहू, बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा। हमें सब पता है तो हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। ये बात घर तक रखना, शादी में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे कि शांति की बहू कितना बोलती है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही बोलती हूँ ना। आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई, सबका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है। अगली सुबह सब लोग मौसी जी के घर पर चले जाते हैं। वहां पर शादी का माहौल होता है, सब जगह चहल पहल होती है, बहुत सारे मेहमान आए हैं। सरिता को वहां बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने मन में सोचती है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी रौनक है। मैं यहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो रोहन जी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। सरिता ये सब सोच ही रही थी कि वहां रोहन की कजिन साक्षी आ गई और सरिता से बोली, आप सरिता भाभी हो ना? जितना आपके बारे में सुना था आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। हाँ वो तो है, मेरी सुंदरता की तारीफ सब करते हैं। मेरे मायके में तो सब यही बोलते हैं कि रोहन जी की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें मैं मिली। लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रोहन भैया की कजिन हूँ। आपकी शादी पर नहीं आ पाई थी ना, इसलिए आप मुझसे मिली नहीं कभी। शांति मौसी और मीनाक्षी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहा तुमने? मेरी तारीफ? कभी नहीं। मेरे ससुराल वाले कभी मेरी तारीफ कर ही नहीं सकते। मैं इतनी अच्छी हूँ, मेहनती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं। सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास ना मुझे सुनाती रहती है, और पति भी मेरी सास की साइड लेते हैं। ना कभी बाहर ले जाते हैं, ना कहीं घुमाने। अगर घुमाने के लिए कभी बोल भी देना तो उनकी बहन बीच में आ जाती है। मैं कैसे रह रही हूँ उस घर में, ये मैं ही जानती हूँ। सरिता की ये बातें सुनकर साक्षी को बड़ी हैरानी हुई। अब वो हर किसी के सामने अपनी बढ़ाई और ससुराल वालों की बुराई करने लगी। रोहन और शांति को सरिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहे। अगले दिन जब वो अपने घर पर आए, सरिता, तुमने क्यों सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया? तुमसे बोला था ना कि चुप रहना। अजी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतना भड़क रहे हो? तुम जहां जाती हो अपना रोना शुरू कर देती हो, कभी किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनती, बस अपनी कहती रहती हो। तुमने सबके सामने हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। जिस घर में मेरी कदर ही नहीं, उस घर में मेरा क्या काम? अरे क्या करूंगी मैं यहाँ रहकर? जो भी आता है मुझे सुनाकर चला जाता है। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती। सीधी सादी बहू मिल गई है ना सबको, तो जो जी में आए वो करो। सरिता ने अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया, और उस दिन भी उसने सबके सामने खुद को बेचारी बना ही दिया। अगले दिन मीनाक्षी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो हर काम जल्दी जल्दी कर रही थी। अपना नाश्ता लेने किचन में गई और पतीले में रखे गरम दूध को गिलास में डालने लगी। दूध का पतीला उसके हाथ से छूट गया और गरम गरम दूध उसके हाथ पर गिर गया। ओए माँ, हाय मेरा हाथ, माँ मेरा हाथ जल गया। मीनाक्षी की आवाज सुनकर सरिता दौड़ती हुई आई। ये क्या किया तुमने? तुम्हें नाश्ता चाहिए था तो मुझसे बोल देती, मैं क्या मना करती थी? अब पता नहीं कितने दिन की मुसीबत पाल ली तुमने। सरिता मीनाक्षी को उसके कमरे में ले गई और उसका बहुत ख्याल रखा। उसका इस तरह से ख्याल रखना शांति और रोहन को थोड़ा अजीब लगा। माँ, सरिता के दिमाग का भी कुछ पता नहीं। कल शादी में सबको इतना कुछ बोल कर आई है हमारे बारे में, और अब मीनाक्षी की कितनी अच्छी देखभाल कर रही है। ये ऐसा क्यों करती है? बेटा, तेरी बीवी की ना आदत हो गई है सबके सामने खुद को बेचारी दिखाने की, और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब ये बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये किसके सामने क्या बोली जा रही है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हमें भी अपना दिल बड़ा करके ये जैसी है इसे स्वीकार करना। पायल एक खुले मिजाज की जिंदा दिल लड़की होती है, जिसे उसके पापा ने फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए सब कुछ सिखाया हुआ होता है।
एक शाम पायल अपनी बाइक पर सीटी बजाते हुए कॉलेज से घर वापस पहुंचती है, जिसे देखते ही उसकी मम्मी गुस्से में पूरा घर सिर पर उठा लेती है। आ गई महारानी, बहुत बोलते थे मैं अपनी बेटी को सब कुछ सिखाकर दुनिया में मजबूती से खड़े रहना सिखाऊंगा, साथ में बेटी को लफंडर बनना भी सिखा दिया, ये नहीं बताया। क्या हुआ? आज ये कुकर इतनी सीटियां क्यों मार रहा है? सीटी, सारी फसाद की जड़ तेरी वो बाइक और सीटी है, उन्हीं से लड़के छेड़ती है ना तू। हाँ, ये तो गलत है, मुझे बताए बिना ही लड़का छेड़ दिया। हाय तौबा, ये कैसा पति और बेटी मिले हैं मुझे। अरे मम्मी यार, तुम ओवर एक्टिंग बंद करो। और मैंने कोई लड़का नहीं छेड़ा पापा। शिट यार। अच्छा मम्मी, आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये सब बेकार बातें बताता कौन है? अच्छा, तूने कोई लड़का नहीं छेड़ा? अरे वही शर्मा आंटी, वही बताती रहती है, पर उसकी खबर तो मैं खुद ले लूंगी। अच्छा मेरी प्यारी बेटी थक गई होगी ना, जा जाकर आराम कर बेटा। अचानक मम्मी को गर्म से नरम होते देख के पायल और उसके पापा कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगते हैं। आंखों से कुछ इशारे होते हैं और पायल वहां से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद रात को घर में सबके सोने के बाद दोनों पापा बेटी छत पर मिलते हैं। क्या खबर लाए हो? अरे तुम्हारी मम्मी तो हमसे भी तेज निकली, कोई खबर नहीं मिली। क्या यार पापा, पता नहीं अब मेरी मदर इंडिया कौन सा बम फोड़ेंगी। इसी के साथ दोनों अपने कमरे में वापस जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह पायल जैसे ही कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी मम्मी उसे लड़के वालों के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। जी, ये है मेरी बेटी पायल, थोड़ी चंचल है लेकिन बहुत नेक दिल और होशियार है। देखते ही देखते कुछ घंटों में पायल और शुभम का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद पायल शादी कर अपने ससुराल पहुंच जाती है। सोचा था मम्मी कोई बम फोड़ेंगी, पर उन्होंने तो सीधा मुझे उम्र कैद की सजा ही दे दी। बहू, अब उम्र कैद समझो या बम, रहना तो यही है, निभाना यही है, इसलिए छिछोरी हरकतें बंद करनी होगी। ये आप क्या बात कर रही हो? मैंने क्या किया? इतने मासूम ना बनो, मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में सब अच्छे से पता है। ऐसा बोलकर सास तो वहां से चली जाती है, लेकिन पायल सोच में पड़ी वहीं खड़ी रह जाती है। जिस पर शुभम उसके पास आता है। तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो पड़ोस वाली आंटी ने उन्हें तुम्हारी बाइक चलाना, सीटियां बजाते हुए घूमना, बेधड़क सबसे बात करना वगैरह जैसी कुछ बातें बता दी है, जिसे सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया है। पर फिक्र मत करना, धीरे धीरे साथ रहने से वो भी ठीक हो जाएंगी। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बट आई डोंट केयर। पायल सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो सीटी बजाते हुए कमरे से बाहर निकलती है, जिसे देख सास गुस्से से तिल मिला उठती है। महारानी, शादी के अगले ही दिन ये हीरोइन बनकर कहाँ चल पड़ी? और ये लफंगों की तरह सीटियां बजाना बंद करो। ये हमारा घर है, कोई सड़क नहीं जहाँ तुम आवारागर्दी करती घूमो। मम्मी जी, सीटी बजाने और कंफर्टेबल कपड़े पहनने से लोग कब से आवारा बनने लगे? इसी के साथ सास बहू का युद्ध शुरू होने ही वाला होता है कि शुभम वहां पहुंच जाता है। माँ, उसका कॉलेज है इसलिए ऐसे तैयार हुई है। और पायल, तुम भी माँ को समझने की थोड़ी कोशिश करो ना प्लीज। सिचुएशन संभालकर शुभम और पायल घर से निकल जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिससे सास बहू की लड़ाइयों के बीच शुभम पिसता रहता है, लेकिन साथ ही वो दोनों एक दूसरे की आदतों को अपना भी लेती हैं। पर पायल का सीटी बजाना सास को आज भी नागवारा ही होता है। आसमान गिर जाएगा, धरती फट जाएगी, पर इसकी सीटी ना जी ना, कभी बंद नहीं होगी।
अरे मम्मी जी, जब आप मेरे कुछ बोले बिना सीटी से ही समझ जाती हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, फिर इसे बदलने की क्या जरूरत? यही तो हमारी यूनिकनेस है। पायल की बात से ज्यादा सहमत ना होते हुए भी सास हंस पड़ती है। उसी शाम पूरा परिवार घूमने जाने का प्लान बनाकर घर से निकल जाता है और उनके जाते ही घर में चोर घुस आते हैं और तभी वो सब भी दोबारा घर के अंदर आते हैं बाहर से। क्या यार पायल, एक शाम भी फोन के बिना नहीं रह सकती थी क्या? घर में ही तो फोन है, कहाँ चला जाता? अब जल्दी अंदर जाकर अपना फोन लाओ, मम्मी और मैं यहीं बाहर वेट करते हैं। ज्यादा बोल रहे हो, देखो अब और धीरे काम करूंगी। ऐसा बोलकर पायल घर के अंदर जाती है और बहुत देर तक बाहर निकल कर नहीं आती। अरे ये तो सच में जानबूझकर लेट करने लगी। चल कर देखते हैं ना। दोनों जैसे ही मेन डोर के नजदीक पहुंचते हैं, उन्हें पायल के सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। हमें लेट करके खुद मजे से बैठी सीटियां बजा रही है। अरे गधे, ये मजा नहीं सजा है, जल्दी से पुलिस को फोन कर। माँ की बातों से कंफ्यूज्ड शुभम उसे देखता ही रहता है। सास खुद ही पुलिस को फोन कर देती है। कुछ देर बाद वो दोनों पुलिस के साथ घर के अंदर जाते हैं तो पायल एक कुर्सी पर बंधी होती है और सास को देखते ही दोबारा सीटी बजाने लगती है। सीटियों की दुकान फिर से शुरू हो गई तू? और क्या इन सबको कह रही है कि चोरा है चोरा है? तुझे कैद किया है, थोड़ा तो तरस खाकर डर हमसे। और प्यार से क्या बोल रहा है इससे? अरे इसके सर पर बंदूक लगा, ठोक दे इसको। अरे चल झूठे, तेरे पास तो हथियार है ही नहीं। सास की बात सुन वहां मौजूद सारे इंसान हैरान रह जाते हैं और पुलिस तुरंत उन चोरों को अरेस्ट कर लेती है। आपको कैसे पता कि इनके पास हथियार नहीं है? अरे सीटी नहीं तो बताया। रोज किसी न किसी बात पर अपनी बहू तारा से झगड़ा होता ही रहता। दोनों स्वभाव से जिद्दी और अड़ियल थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता था। फिर एक दिन, तारा कहाँ मर गई थी तू अभी तक? सुबह से शाम हो गई, घर में इतना काम पड़ा है, ये सब छोड़कर कहाँ मौज मस्ती करने गई थी? आपके घर के सारे काम करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने जाती हैं, तब तो मैं आपको नहीं टोकती। अरे मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। सास है तो क्या मुझे चैन की सांस नहीं लेने देंगी आप? बहुत जबान चलने लगी है तेरी आजकल। आने दे मेरे बेटे को घर पर, फिर देख तेरी कैसे क्लास लगवाती हूँ। आपके पास और काम ही क्या है? बाहर पड़ोसियों से मेरी बुराई करना और घर में पति से। हाँ तो अब तेरा काम भी तो ऐसे ही होते हैं ना। तारीफ के लायक कोई भी काम किया है तूने आज तक? बस जुबान चलवा लो, कैंची से भी तेज चलती रहती है। सिर्फ जुबान ही नहीं, हाथ पैर भी चलते हैं, जिनकी वजह से आपको घर में इतनी सफाई देखने को मिलती है, वरना आपको तो अपनी किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती। तो कहना क्या चाहती है? घर का क्या सारा काम तू खुद अकेले करती है? तो और क्या नौकरानी करती है? इसी तरह तारा और सुप्रिया में आए दिन लड़ाई होती। दोनों के दिन की शुरुआत ही एक दूसरे से लड़कर शुरू होती और लड़कर ही खत्म होती, मानो ये अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हो। शाम को तारा का पति वैभव घर आता है। वैभव को देखते ही उसकी माँ सुप्रिया उसके पास आती है और कहती है, बेटा वैभव, अच्छा हुआ जो तू आज जल्दी घर आ गया। देखना तेरी बीवी सुबह से मुझसे लड़ी जा रही है। माँ की बातें सुनकर वैभव तारा को जोर जोर से आवाजें देने लगता है। क्या हुआ जी, इतना चीख क्यों रहे हो? तारा, तुमने आज फिर माँ से लड़ाई की? अरे लड़ाई मैंने नहीं की, शुरुआत पहले इन्होंने की थी। समझा दीजिए अपनी माँ को। मुझे कहीं भी आते जाते टाइम टोके नहीं, वरना मैं अपना सामान बांधकर मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर तारा वहां से चली जाती है। ये सब क्या चल रहा है माँ? किसी दिन मैं आप लोगों के चक्कर में जरूर पागल हो जाऊंगा। आप लोग कभी प्यार से क्यों नहीं रहते? अरे वो हमेशा मेरी बातों का उल्टा जवाब देती है बेटा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तो आप उसे ताने मारती ही क्यों है माँ?
वाह बेटा वाह, तुझे मेरे ताने दिखते हैं, उसका बात करने का तरीका नहीं दिखता। देखा नहीं वो किस तरह से बात करती है मुझसे। मुझे माफ कीजिए माँ, मुझे आप दोनों के बीच में पड़ना ही नहीं है, आप दोनों ही एक जैसे हो। इतना कहकर वैभव वहां से चला जाता है। वैभव के जाने के बाद सुप्रिया सोच में पड़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन सुप्रिया को पता चलता है कि उनके गांव में एक महात्मा ठहरे हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं। तो सुप्रिया भागते हुए उन बाबा का पता ढूंढने निकल पड़ती है। इस बात की खबर जैसे ही तारा को चलती है, वो भी उस बाबा की खोज में निकल पड़ती है। अगले दिन सुबह आज तारा और सुप्रिया दोनों ही बहुत अच्छे मूड में होती है। ना सुप्रिया तारा को देखकर कोई ताना मारती है, ना तारा अपनी सास से बेवजह उलझती है। दोनों मिल बांट कर रसोई में काम करती हैं। भाई तारा, जरा मुझे वो चाय पत्ती पकड़ाना। ये लीजिए माँ जी, क्या आप मेरे लिए भी चाय बना देंगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों का रिश्ता भी निखरने लगता है। ऐसे ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। आजकल ये मैं क्या देख रहा हूँ, अचानक आप दोनों के बीच इतना प्यार कैसे हो गया। एक दिन था जब कभी माँ आप तारा को ताने देते देते नहीं थकती थी, और तारा तुम पहले तो कितना उलझती थी माँ से, तो अब ये अचानक क्या हो गया आप दोनों को। अरे यह सब तो एक बाबा का कमाल है, जिसने मुझे ये ताबीज दिया था। सुप्रिया के हाथ में बंधा ताबीज देखकर तारा चौंक जाती है। ये ताबीज तो उस बाबा ने मुझे भी दिया था, आपको अपने वश में करने के लिए। इसका मतलब तू भी उस बाबा से मिलने गई थी? आपकी हरकतों की वजह से ही मुझे जाना पड़ा था। ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो आप लोगों की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। सुप्रिया वैभव को सारी बात बताते हुए कहती है। अरे जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे गांव में जाने माने तांत्रिक बाबा आए हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं, तो मैं बिना देरी किए उनके पास चली गई और बहू को अपने वश में करने की इच्छा उनके सामने रखी, जिससे ये मेरी हर बात माने। बाबा, मैं अपनी बहू से बहुत दुखी हो चुकी हूँ, वो मेरी एक बात नहीं मानती। आप कुछ ऐसा कीजिए बाबा जिससे मेरी बहू मेरी हर बात मानने लगे। पहले आप मुझे अच्छे से बताइए, आपको अपनी बहू से आखिर परेशानी क्या है? बाबा, वो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करती। मैं उसे एक बात सुनाती हूँ तो वो पलट कर 4 बातें सुनाती है। आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे मेरी बहू सारी बातें मानने लगे। बाबा सुप्रिया की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद सुप्रिया को एक काले रंग का ताबीज देते हुए कहते हैं। ये ताबीज तुम्हें अपने गले में पहनना है, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसे उतारना मत। तो क्या इस ताबीज की मदद से मेरी बहू मेरे वश में हो जाएगी? सिर्फ वश में ही नहीं, इस ताबीज के कारण तुम्हारी बहू तुम्हारे आगे पीछे भी घूमने लगेगी। लेकिन बस तुम्हें कुछ काम करने होंगे। कैसा काम बाबा जी? तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। उससे जो भी काम करवाना हो हमेशा प्यार से बात करनी होगी। धीरे धीरे वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। अरे ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहेंगे ठीक मैं वैसा ही करूंगी। तारा ये सब सुनकर चौंक जाती है। ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं उस बाबा से मिलने गई थी। बाबा जी, मैं अपनी सास से बहुत तंग आ चुकी हूँ। वो हर रोज किसी न किसी बहाने मुझसे लड़ती रहती हैं। आप प्लीज कुछ ऐसा करिए ना जिससे मेरी सास सुधर जाए और मुझे बेवजह टोकना बंद कर दे। तारा की ये बातें सुनकर पहले तो बाबा सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो तारा को भी काले रंग का ताबीज पकड़ाते हुए कहते हैं। ये लो बिटिया, इसे अपने गले में पहन लो, और जब तक मैं तुम्हें इसे उतारने के लिए ना बोलूं तब तक इसे उतारना नहीं। इस ताबीज को पहनने से तुम्हारी सास तुमसे प्यार करने लगेगी और दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। ये सुनकर तारा बेहद खुश हो जाती है। बाबा, इस ताबीज का असर कब तक होगा? अगर तुमने मेरी सारी बातें मानी तो इस ताबीज का असर तुम्हें 2 दिन बाद ही दिखने लगेगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सास को इज्जत देनी होगी, उनके साथ प्यार से बर्ताव करना होगा, और अगर कोई भी काम भी करवाना हो तो प्यार से ही बात करनी होगी। फिर देखना
वो कैसे तुम्हारे इशारों पर नाचती है। ठीक है बाबा जी, जैसा आपने कहा है मैं ठीक वैसे ही करूंगी। इसका मतलब उस बाबा ने हम दोनों को एक जैसे ताबीज देकर पागल बना दिया। जरूर कोई ढोंगी बाबा होगा। इतने में ही बाबा भी उनके घर पहुंच जाते हैं और मुस्कुराते हुए उनकी ओर आते हैं और उनसे उनके हालचाल पूछते हुए कहते हैं, ताबीज का असर हुआ या नहीं? बाबा जी आपने हमें एक ही जैसा ताबीज देकर पागल बनाया है। ऐसा कैसे? ताबीज ने अपना काम तो पूरा ही किया है। आप दोनों को देखकर लगता तो नहीं कि अब भी आप लोगों के बीच कोई खटपट है। खटपट तो नहीं है बाबा जी। अब तो मेरी बहू मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती है, मेरी सेवा करती है। हाँ वैसे अब तो मम्मी जी मुझे ताने भी नहीं देती और ना ही कहीं आने जाने में टोकती हैं। जानते हो ये सब कैसे संभव हुआ? कैसे बाबा जी? यह सब तुम दोनों के कारण ही संभव हुआ है। मैंने जो ताबीज दिया था वो सिर्फ एक धागा ही था। ये चमत्कार तो तुम दोनों ने अपनी जुबान पर संयम रखकर प्यार और संयम के साथ काम करके किया है। बिटिया, कुछ कमी तुम्हारे अंदर थी तो कुछ कमी तुम्हारे सास के अंदर थी। इसीलिए तुम दोनों को सुधारने और तुम्हारी गलती का एहसास कराने का यही एक रास्ता था। बाबा की ये सारी बातें सुनकर सुप्रिया और तारा एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। शायद आप सही कह रहे हैं बाबा। मैंने कभी अपनी बहू को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने भी तो कभी आपकी उम्र और ओहदे का लिहाज नहीं किया और जो जब मन में आया बोलती चली गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मी जी। चलो फिर अगर सब ठीक ही हो गया है तो बाबा जी अब आप भी वापस अर्जुन बन जाइए। वैभव की बात पर बाबा अपनी नकली दाढ़ी हटाते हैं तो उसे देखकर सास बहू हैरान रह जाती हैं। अरे अर्जुन भैया आप? हाँ भाभी, आप दोनों के रोज रोज वाले झगड़ों से परेशान होकर एक दिन मेरे इस दोस्त ने एक प्लान बनाया और मेरी मदद मांगी, तो मैं इनकार कैसे कर सकता था। और देखिए आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। सब जोर जोर से हंस। अरे बहू चाय ले ले, उठ जा बेटा। अरे मम्मी रहने देती ना, मैं उठ तो रही थी। अरे कोई बात नहीं, खाने में क्या बनाना है वो बता दे। देख लो माँ, कुछ भी जो ये कहे बना लेते हैं। बेटा मैंने तो जो सब्जी थी वो काट दी है, तू बस रोटियां बना लेना। ये हर रोज सुबह का सीन था ममता के ससुराल का। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे बहन जी, सारा दिन काम करती रहती हो, थकती नहीं क्या आप? बहू क्या करती रहती है सारा दिन? अरे वो भी कुछ ना कुछ करती ही रहती होगी। अब इतनी भी बूढ़ी तो नहीं हूं मैं जो बैठ जाऊं कि सामने काम पड़ा है और मैं बैठ ही रहूं। अरे लेकिन बहू की तो आदत खराब हो जाएगी जब सारा काम आप ही कर दोगी। अरे ठीक है ना, कम उम्र में हमारी भी शादी हुई थी। अब आजकल के पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सारी जिम्मेदारी लेने में भी तो वक्त लगता है। बहू है तो क्या हुआ, मेरी बेटी की उम्र की ही है ना। एक उसे भी देख लो, चाय बनाने के सिवा आता ही क्या है। ममता से सारी बात करती है। हाँ मम्मी जी ही ज्यादा काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं भी क्या करूं, ऑफिस और घर के बीच जो वक्त मिलता है उसी में काम कर लेते हैं, है ना। दिन बीत रहे थे। सास बहू के बीच की बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन जब बहू माँ बनती है तो जो थोड़ा बहुत काम किया करती थी वो भी छोड़ देती है। बहू ये ले, तेरे लिए बनाया है, इसको खाने से बच्चा और तू दोनों स्वस्थ रहेंगे। ठीक है माँ जी। माँ जी वो बच्चे के लिए गद्दे जो सूख रहे हैं ना छत पर, जरा ले आइए ना। तभी वहां पति आ जाता है। अरे माँ रुको, मैं ले आता हूँ, तुम मेरा खाना लगा दो। माँ किचन में चली जाती है। पता है बगल वाली डॉली है ना,
वो लोग हमारी साइड के हैं। उसकी सास ने तो उसकी हड्डियों को मजबूत करने वाले लड्डू बनाए हैं। उसे भी बच्चा हुआ है ना। पता नहीं मम्मी जी क्या पानी सा उबाल कर दे देती है, मैं तो बस वही खा लेती हूँ। अरे तो तुम्हारे साइड बनता है तो तुम अपनी माँ से बोल दो, वो बना देंगी। आहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम जानती हो ना, कैसे बनाएंगी वो। अरे क्या हो गया सासू माँ को? कल तक तो फेसबुक में किटी की फोटो डाल रही थी। अच्छा अच्छा चुप रहिए। डॉली की सास ने मनाया है, तुम लोगों का भी तो फर्ज बनता है। तभी वहां सास आ जाती है। ये ले बहू गर्म पानी की बोतल, गर्म पानी पीने से पेट अंदर हो जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, गर्म पानी पीने से प्यास नहीं बुझती। अरे पी लेना बेटा। वो बगल वाली डॉली को तो जानती है ना, जो तुम लोगों के साइड की है। तेरे साथ ही उसका भी बच्चा हुआ था। बेचारे का कोई ख्याल रखने वाला नहीं, सारा काम करती है और रात में बस एक लड्डू खाकर सो जाती है। पेट तो लटक ही गया है और बच्चा तो कितना कमजोर सा है उसका। अच्छा माँ, क्या बात है, डॉली की ये हाल है? क्यों मैडम, क्या कहना है आपका? अब पता है मुझे, किसी के पास मेरी सास की तरह सास थोड़ी ना है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो तुम सभी मेरे बच्चे जैसे ही हो। ममता को समझ में नहीं आता कि वो सास में कैसे कोई बुराई निकाले, क्योंकि हर कोई उससे उसकी सास की तारीफ ही किया करता था। एक रोज ममता के घर उसकी ननद आती है। अरे भाभी, मुन्नी को तो 6 महीने हो गए, आप अभी भी बेड पर हो। आ गई है आप। कैसी हैं बुआ? बच्चा होने के 6 महीने बाद आई हैं आप। भाभी, अमेरिका दूर है ना, तो वक्त लग जाता है। अब इनकी छुट्टी अभी थी तो सभी आ गए। वैसे माँ कहाँ है? थकी हारी सास बेटी को देखकर खुश हो जाती है। माँ, इस बार तेरा वीजा तैयार है, मेरे साथ चलने को तैयार रहना। हाँ हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे माँ, मैं कैसे मैनेज करूंगी? कैसे मतलब? जैसे मैंने किया अमेरिका में, आप इंडिया में कर लेना। वैसे आपका तो मायका भी पास ही में है ना। हाँ वो तो है, लेकिन वहाँ माँ के पास वक्त नहीं होता। ईश्वर भक्ति में उनका सारा समय चला जाता है। भाभी, बेटी परेशान हो तो माँ का ध्यान आरती में कैसे लग सकता है? समझ में ही नहीं आता। वैसे भी अब माँ को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। माँ को विदेश घूमने का शौक है ना। ममता मन मारकर चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि वो कैसे सारा काम मैनेज करेगी। पति का खाना, नाश्ता, मुन्ने को नहलाना धुलाना, फिर रात भर इसके लिए दूध तैयार करना। माँ तो सारा काम करती थी। हे भगवान, ना भाई ना। क्या हुआ भाभी? क्या सोचकर ना भाई ना कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस बच्चे के बाद से ही कमजोरी ज्यादा हो गई है ना, तो अचानक से बड़बड़ाने लगती हूँ मैं। अगले दिन ममता अपनी माँ को फोन करती है। राधे राधे। माँ, मैं क्या करूँ? मेरी सास तो अमेरिका जा रही है बेटी के पास। अब घर का सारा काम, बच्चा, सब कैसे मैनेज करूंगी? तू आ जाना माँ कुछ महीनों के लिए मेरे पास। अरे ना ना ममता, मेरे बस की बात नहीं है काम धाम। अरे तू तो जानती है ना, मैंने तो तेरे भाई की शादी भी गरीब गांव की लड़की से इसीलिए ही की थी कि वो चुपचाप घर का सारा काम करे। वैसे भी अब तो आदत भी नहीं रही मेरी काम करने की। ममता को माँ पर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है माँ, देख लूंगी मैं, लेकिन मेरी मुसीबत के वक्त आप मेरा साथ नहीं दे रही है, अब भूल जाना मुझे। ममता गुस्से में आकर फोन रख देती है और रोने लगती है, लेकिन बेचारी करे भी तो क्या। अब सास और ननद दोनों घर का काम करते, नेहा आराम करती, लेकिन अब आराम में भी उसे चिंता रहती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब ननद का जाने का वक्त आ जाता है। भाभी, मैं जा रही हूँ, अपना और मुन्ने का ख्याल रखना। ममता सास को देखती है और गले लगकर रोने लगती है। माँ, जल्दी आ जाना। सास मुस्कुराकर कहती है, कहाँ से ममता, मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने देखा कि मेरे जाने की बात से ही तू परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया है।
तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। ममता को अपनी माँ की बात याद आती है कि कैसे उसके कहने पर भी ममता की परेशानी को समझने की बजाय उसने मना कर दिया, जबकि सास ने बिना कुछ कहे बहू की समस्या पढ़ ली। हाँ माँ, हम सब साथ चलेंगे बाद में दीदी के घर। अमरिका, आज से आप रानी बनकर रहना और मुन्ने को देखना। मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा फर्ज क्या है। हर समय सास और बहू का रिश्ता खराब नहीं होता। किसी किसी समय ऐसा भी होता है कि एक अच्छी सास बेटे से ज्यादा अपनी बहू का ख्याल रखती हो। माँ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं इस घर में किसी भी हाल में नहीं रह सकती। ये फैसला राधा की बहू लीना का था, कारण उसका और उसके पति के बीच बिल्कुल ना बनना। अरे क्या हो गया बेटा? और ये गाल तेरे कैसे लाल है? फिर से उसने तुझे मारा क्या? वो अब नई बात नहीं है माँ, लेकिन आज तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा, क्यों भाई? क्यों नहीं रहना चाहता? जरा बुलाता उसे। तभी वहां प्रशांत आता है। हाँ, क्या है माँ? क्या बात हो रही है? क्या बोल रही हो? मैंने कहा ना एक बार कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, बस। अरे ना रे, किसने कहा? निकल जा घर से। प्रशांत माँ की बात सुनकर हैरान हो जाता है। हैं? कैसी बात कर रही है माँ? मैं कहाँ जाऊंगा? वैसे भी हम यहीं रहेंगे। जाएगी तो ये। लीना रोते हुए अपने कपड़े पैक करने चली जाती है और घर से निकल ही रही होती है कि रुक, तू कहाँ चली कपड़े लेकर? कैसी बात कर रही है माँ जी? वो साफ साफ तो बोल रहे हैं कि मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो क्या करूं मैं? हाँ, तो उसे ना रहना है तो ना रहे, जाए यहाँ से। तू भूल गई बहू, घर मेरे नाम का है, तेरे पति के नाम का नहीं। तो निकलेगा ये, तू नहीं। कैसी बात कर रही है माँ? मैं बेटा हूं तेरा। ये जाएगी घर से बाहर। ना ना बेटा, तूने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे सारा दिन ये बहू है जो मेरा ख्याल रखती है। ये कमाती है और सारा खाना भी बनाती है, एक एक पैसा घर पर देती है। अरे मेरी कौन सी दवा है कौन सी नहीं, ये भी इसी को पता है। तुझे पता है क्या? तेरी दवा? तुझे क्या हो गया माँ? सही तो है तू? नहीं, माँ को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है। मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, जो जो दवाई माँ लेती है बता देती हूँ। हाँ ठीक है, माँ की दवा रखने वाली, जा निकल घर से। सास को बेटे पर गुस्सा आ रहा था। अरे क्यों बोल रहा है बार बार चली जा चली जा? मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। यही तो मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा है। बेटे को माँ पर गुस्सा आता है। वो घर छोड़कर जाने लगता है कि उसकी बीवी उसे रोक लेती है। देखिए, मेरे कारण आप अपना घर ना छोड़े, मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। सोचिएगा कि मैं इस घर में हूँ ही नहीं। वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए आपको किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा ना। लड़का मान जाता है और बीवी के साथ रहने को हामी भर देता है। अब क्या, जब वो सुबह सोकर उठता, उसकी बीवी उसके लिए चाय बना कर रख देती, ऑफिस के लिए टिफिन और कपड़े साफ कर कर अलमारी में रखना। अरे क्यों काम करती है उसके? वो तो तुझसे बात भी नहीं करता। ना करे माँ जी, मैं ये मानती हूँ कि जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे पूरा करना है, फिर चाहे जो हो जाए। माँ जी, आप उन्हें कभी मत बताना कि ये काम मैं करती हूँ। बहू अपने कर्तव्य अच्छे से पूरे करती और सास पति का ख्याल भी रखती। वो घर का काम और साथ ही दफ्तर का काम भी पूरा करती। लेकिन फिर एक दिन, तू पति के सामने आती क्यों नहीं? उसे तो तेरी परवाह है नहीं। उसका सारा काम पूरा हो जाता है और आराम से खाता पीता रहता है। फिर तू क्यों परेशान होती रहती है? बहू कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। माँ, तू ना ये रोज मेरे लिए चाय और खाना मत बनाया कर। वैसे भी तू थक जाती होगी। अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, अब तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ को बेटी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसे शादी के लिए मना कर देती है। अरे तेरी बीवी जिंदा है, ना ही तेरा तलाक हुआ है। वो तेरे साथ रहती है, फिर तुझे क्या जरूरत है दूसरी शादी करने की? माँ, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। उसे ना मेरी फिक्र है ना आपकी। मुझे उसके साथ नहीं रहना। बहू के कहने के कारण माँ बेटे से कुछ नहीं कह पाती।
वो शांति रहती है, लेकिन फिर भी वो बेटे और बहू के बीच के झगड़े को समझने की कोशिश करती है। अच्छा बेटा ठीक है, ना रहे उसके साथ, लेकिन ये तो बता कि बहू में कमी क्या है जो तू उसे छोड़ रहा है। देख माँ, इतने दिन से वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे उसकी कोई कमी फील नहीं हो रही। दूसरी बात, मुझे उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। देखा है कैसे रहती है वो। अब सास को माजरा समझ में आ जाता है कि जरूर बेटे को दूसरी लड़कियां पसंद आ रही होंगी, तभी वो ऐसा कर रहा है। बेटे के जाने के बाद वो बहू को बुलाती है। बहू जो काम करके अभी किचन से निकली होती है, उसके सारे बाल बिखरे होते हैं, पास से मसाले की बू आ रही होती है और उसकी शक्ल से चमक भी चली गई होती है, कपड़े भी अस्त व्यस्त। बेटा तू खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती है? माँ जी, वक्त ही नहीं मिलता, फिर आजकल तो ऑफिस घर से ही चल रहा है, तो क्या ख्याल रखना। ऐसा नहीं है बेटा, ऑफिस घर से चल रहा है तो खुद का ख्याल ना रखा जाए। अरे देख, दूसरी लड़कियों को कितनी स्मार्ट होकर रहती है। पर माँ जी, अब क्या जरूरत है, घर चल रहा है ना ठीक से, और क्या चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन खुद के लिए जरूरत है। अरे खुद को 1 घंटा देना जरूरी है, क्योंकि निरोगी शरीर के लिए खुद का ध्यान रखना कोई फैशन नहीं है, जरूरत है। बहू को समझ में नहीं आता कि सास क्यों उसे ये सब समझा रही है, लेकिन बहू के काम के बीच में उसे उसके लिए कैसे समय निकलवाना है ये समझाने के लिए सास उसे अपने साथ ले जाती है। बहू, आज से हम दोनों योगा करेंगे, जिम जाएंगे और हाँ, हेल्दी डाइट भी फॉलो करेंगे, साथ ही पार्लर भी चलेंगे। सास बहू दोनों मिलकर खुद को वक्त देना शुरू कर देती हैं और फिर कुछ ही महीनों में। क्या बात है बहू, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है, कैसे? सब आपकी मेहरबानी है माँ जी, सच्ची। मैंने खुद को बहुत इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं गलत थी माँ जी। सास और बहू बात कर ही रहे होते हैं कि सामने से पति आ जाता है। वो बीवी को देखता ही रह जाता है। हाँ, तो तू क्या कह रहा था कि तू दूसरी शादी करेगा? मैंने बहू से बात कर ली है। बहू, अब कल से तू जो इसे खाना बनाकर टिफिन देती थी ना, इसके सोकर उठने से पहले चाय रख देती थी, इसके कपड़ों से लेकर सारी चीजों का ख्याल रखती थी ना, वो छोड़ देना। कल से कोई और ला रहा है ये। बेटा समझ नहीं पाता कि उसकी बीवी इतनी प्यारी कैसे हो गई। अब बहू को क्या देख रहा है? तलाक के पेपर मैंने बनवा लिए हैं और हाँ, ऊपर का पोर्शन भी खाली करवा लिया है। किराया देकर रहना शुरू कर देना अपनी नई बीवी के साथ। मैं तो अपनी बहू को नहीं छोड़ सकती। माँ, मैं भी नहीं छोड़ सकता अपना परिवार, मेरी बीवी और इस घर को। मुझे माफ। सुगंधा और उसकी सास कांता के बीच एक अजीब सी जंग रहती थी। ये जंग थी किचन में कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा और घर के सदस्यों के दिल जीतेगा। और उनकी इस जंग में हमेशा कुर्बान होते थे उनके दोनों पति। कैसे? आइए देखते हैं इस किचन पॉलिटिक्स की कहानी में। एक दिन किचन में, माँ जी, आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्जी। इस खाने से घर वालों के पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं बना रही हूँ तड़के वाली छाछ, जिसे पीते ही गैस की समस्या कभी नहीं होगी। दोनों अपने अपने खाने को लेकर टेबल पर पहुंच जाती हैं। तभी सुगंधा के ससुर उसकी बनाई सब्जी की तारीफ कर देते हैं। अरे वाह, मेथी की सब्जी भी बनी है, बड़ी ही स्वादिष्ट है। वाह बहू वाह। अरे बहू, लेकिन इसमें इतनी सारी मेथी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? देखिए माँ जी, ये तो वो मेथी है जो आप रात में भिगोकर सुबह उसका पानी पीती हैं, और जो मेथी फेंक देती हैं उसी से मैंने ये सब्जी बनाई है। अरे वाह बहू, तुमने तो बड़ा ही समझदारी का काम किया। बस अब क्या था, कांता जी का तो मानो ये सुनकर खून ही सूख गया। वो फैसला कर लेती है कि किसी भी तरह वो अपने खाने की तारीफ लेकर ही रहेगी और सुगंधा को किचन में उसकी कमियां गिनाएगी। कांता फ्रिज खोलकर देख रही होती है और फिर सुगंधा से कहती है, अरे बहू, ये क्या, पूरा फ्रिज गंदा पड़ा है। तभी वहाँ सुगंधा का पति आ जाता है। वो सुगंधा को डांट कर कहता है, सुगंधा,
तुम्हें कितनी बार कह रखा है कि वायरस फैल रहा है, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है, लेकिन तुम किचन में इतनी गंदगी रखोगी तो कैसे चलेगा। सुगंधा सास की तरफ देखती है जहाँ वो मुस्कुरा रही होती है। सुगंधा समझ जाती है कि सास ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया है। दोनों रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखती हैं और ना ही एक दूसरे से बातें करती हैं। रात को खाने की टेबल पर एक एक कर दोनों कई तरह के अलग अलग व्यंजन टेबल पर लगा देती हैं और अपने अपने पति के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। अरे खाइए जी खाइए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। प्लेट में वो खाना डालती है। सुगंधा भी दोनों की प्लेट में खाना डालते हुए कहती है, बड़ी ही मेहनत लगी है इस खाने को बनाने में। हाँ, दोनों को ना चाहते हुए भी सारा खाना खाना पड़ता है। कहीं दही तो कहीं मलाई तो कहीं मसाला, और इन सब के बाद दोनों बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में सोने जाते हैं। लेकिन अगली सुबह सुगंधा का पति चिल्ला रहा होता है, हाय रे हाय, मेरा तो पेट खराब हो गया, हाय माँ बहुत दर्द हो रहा है। तो वहीं कांता के कमरे से भी कुछ ऐसी ही आवाज आने लगती है। हे भगवान, इस सास बहू की लड़ाई हमारी जान लेकर रहेगी। जाओ कोई डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आते हैं। दोनों को देखकर कांता और सुगंधा से कहती हैं, देखिए, आप दोनों इन्हें खाने में हल्का ही दीजिएगा। हो सके तो रात का खाना जल्दी खाया करे और वॉक किया करे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। रात में खाने के टेबल पर दोनों एक बार फिर से खाना लगाने लगती है। पापा जी, मैंने ये पतली मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ ये पापड़ और पुदीने की चटनी भी बनाई है। अरे बहू, अभी अभी बेचारे पेट की बीमारी से गुजरे हैं, इतना भारी खाना तो डॉक्टर ने भी मना किया है ना। देखिए, मैंने आप दोनों के लिए सूप बनाया है। और दोनों उन लोगों की प्लेट में खाना डालने लगती हैं। तभी दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, बस करो, हमें माफ करो, हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। बस करो, हमें माफ करो, हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कहानी का अंत। आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। नहीं जनाब, अगर सास बहू के बीच सब ठीक हो जाए तो आप ये सीरीज देखे ही क्यों? तो मजा लीजिए इस चैनल में सास बहू से जुड़ी कहानियों का, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जिसकी मिठास उसकी खटास में हमेशा। उर्मिला देवी पुरानी परंपरा को मानने वाली एक महिला थी। अपने इस स्वभाव के चलते वो घर के बाकी लोगों पर भी अपनी मान्यताओं का एक बंधन रखती थी। सब लोग ध्यान से सुनो, आज सूर्य ग्रहण होने वाला है, इसलिए जब तक मैं नहीं कहूंगी कोई कुछ नहीं खाएगा। सुधा बहू, पानी में तुलसी के पत्ते डाल दे। घर के सभी लोगों को चेतावनी देकर उर्मिला देवी वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद नवीन रसोई घर में जाता है और उर्मिला देवी उसे देख लेती है। हे भगवान, ये नास्तिक मेरे घर में कहां से पैदा हो गया? माँ, ग्रहण तो सूरज को लगने वाला है, भला इसका मेरे भूख से क्या लेना देना है? तुम बिना माँ। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। जाने दीजिए माँ जी, नवीन तो अभी बच्चा है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। तू इसकी तरफदारी मत कर बहू, ये तो बचपन से ही चटोरा है, और वैसे भी बहू इस प्रकार घर गृहस्थी नहीं चलती, ये कभी नहीं सुधरेगा। चल भाग यहाँ से। ओके, बाय माँ, बाय बाय भाभी। नवीन वहाँ से चला जाता है। छुट्टी वाले एक दिन घर के सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं। देखो, सलमान खान की दबंग 3 फिल्म आ रही है।
अरे हटो, सलमान खान भी कोई हीरो है क्या? बहू, आज तो टीवी पर जय संतोषी माँ फिल्म आने वाली थी ना? 8 तो बज गए। ला नीलेश, टीवी का रिमोट दे। अरे नहीं माँ, आजकल ऐसे फिल्मों को कोई नहीं देखता। धार्मिक फिल्मों का जमाना गया माँ। तुम सब लोग आजकल की फूहड़ फिल्में देखकर बिगड़ रहे हो और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हो। चलो भैया, अब दबंग फिल्म तो भूल जाओ। माँ का आस्था चैनल शुरू हो गया है। तुम लोग नहीं सुधरने वाले, जाओ। इस तरह दोनों भाई चिढ़कर वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद नीलेश बेटा, तू फटाफट नहा धोकर तैयार हो जा। बनारस वाले पंडित जी आते ही होंगे। तभी वहां पंडित जी आ जाते हैं। लो, पंडित जी तो आ गए। आइए आइए पंडित जी, बैठिए। तुम तो जानती हो उर्मिला बहन, हम जल्दी किसी के घर पर नहीं जाते हैं। हमारे दर्शन पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप तो अंतर्यामी है पंडित जी, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। बड़ी परेशानी से दिन कट रहे हैं। इसीलिए तो हम आए हैं। आज से ठीक 10 दिन बाद हिमालय के भोलेनाथ के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। पूरे परिवार के साथ वहां जाकर तुम्हें इन सभी चीजों का दान करना पड़ेगा। फिर पंडित जी उर्मिला देवी को सामान की एक लंबी चौड़ी पर्ची देते हैं। पंडित जी, ये तो बहुत सारा सामान है, और फिर हम सब लोग इतनी दूर हिमालय कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं उर्मिला बहन, मैं वहां जाकर तुम्हारे नाम से पूजा कर दूंगा और सभी चीजों का दान भी कर दूंगा। सब मिलाकर 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। वैसे भी साल भर में 2-4 बार मैं हिमालय आता जाता रहता हूँ। 1 लाख? नीलेश बेटा, तूने सुना ना? जाकर पैसे ले आ। कैसी बात करी हो माँ? 1 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। मैं 1-1 रुपए बचाकर इस घर का लोन चुका रहा हूँ। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। नीलेश कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। आजकल के बच्चों को तो आप जानते हैं। खैर, आप बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। उर्मिला देवी पंडित जी को पैसे दे देती है और पंडित जी वहां से चले जाते हैं। ठीक 1 हफ्ते के बाद नीलेश के घर उसके ऑफिस से एक आदमी आता है। और रोहित, अचानक इतने सवेरे कैसे आना हुआ? कुमार साहब ने ऑफिस के जो पैसे तुम्हें रखने के लिए दिए थे, मैं वही लेने आया हूँ। अच्छा तुम रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। नीलेश देखता है कि उसके लॉकर में पैसे नहीं है। हाँ माँ, मेरे लॉकर के पैसे कहाँ गए? वो मैंने उस दिन पंडित जी को दे दिए थे। ओह माय गॉड, माँ तूने ये क्या किया? वो मेरे बॉस के पैसे थे। अब मैं क्या करूंगा? और नीलेश अपना माथा पीटते हुए वहीं बैठ जाता है। शिक्षा, जरूरत से ज्यादा आस्तिक होना और एक तरफा सोच हमेशा मुसीबत को जन्म देती है। हमारा चैनल नया है, तो अगर आपको वीडियो और कहानी अच्छी लगी है तो आपको रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।